आगे पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर के कहर से मचे कोहराम की रफ्तार थमती जा रही है और मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में से एक है जिसने वायरस की रफ्तार पर न सिर्फ ब्रेक लगा दिया बल्कि पूरे देश में वायरस को हराने के लिए एक नए मॉडल की बुनियाद भी रखी है। हालात बेहद मुश्किल थे और चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण पर काबू पाया वो जंग खुद में एक मिसाल है। मध्य प्रदेश में अनलॉक प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ राज्य में कोरोना की तीसरी लहर के निपटने के लिए भी एक रोड मैप तैयार किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में हारा कोरोना। एमपी का जन भागीदारी मॉडल। किल कोरोना अभियान से हारा कोरोना। कोरोना हराने का 5T मंत्र। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने देश के दूसरे सूबों की ही तरह मध्य प्रदेश में भी कोहराम मचा दिया था। हालात बेहद मुश्किल थे। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े थे। सरकार ऑक्सीजन की किल्लत से भी जूझ रही थी। ऐसे हालात में राज्य सरकार ने कोरोना को हराने का एक ऐसा मॉडल इजाद किया जिसकी बदौलत राज्य में न सिर्फ कोरोना पर काबू पा लिया गया बल्कि कोरोना की तीसरी लहर को हराने का एक रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। दरअसल कोरोना को हराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन भागीदारी मॉडल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक ये जनता का जनता के लिए और जनता के ही द्वारा कोरोना को हराने का मॉडल है। आज मैं ये कह सकता हूं कि आप सबसे मिलके अब कोरोना संक्रमण से लड़ाई जीतने के कगार पर हम पहुंच गए। उस लड़ाई में आप सबका सहयोग मिला, जनता का साथ मिला, समाज के हर वर्ग ने सहयोग किया। सारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, सामाजिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हो, सरकारी अमला हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस के मित्रों, अलग अलग विभागों का अमला हो, सबने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है। राज्य सरकार के मुताबिक जन भागीदारी मॉडल की बदौलत आज 30 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 1% पर आ गया है। अब मध्य प्रदेश का कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है और पूरे सूबे में कोरोना के महज 14,186 एक्टिव केस ही बचे हैं। इतना ही नहीं, राज्य में रिकवरी दर 84.47% से बढ़कर 93.39% हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए। गांव में ब्लॉक लेवल तो शहरों में वार्ड स्तर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए गए। इतना ही नहीं, कोरोना की दूसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने 5T फार्मूला दिया। 5T यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण और टेंडेंसी। शिवराज सिंह चौहान के इस 5T फॉर्मूले ने सूबे में कोरोना की डराने वाली रफ्तार पर ब्रेक लगा दी और इस फॉर्मूले की बदौलत जल्द ही कोरोना की दूसरी लहर पर काबू भी पा लिया गया। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के जन भागीदारी मॉडल की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। जन भागीदारी मॉडल की बदौलत मध्य प्रदेश ने न सिर्फ कोरोना पर काबू पा लिया बल्कि मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन अनलॉक कहां, कैसे, यानी अनलॉक में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, इसका फैसला लेने की जिम्मेदारी भी गांव, ब्लॉक, वार्ड, नगर और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को सौंपी गई है। यानी अनलॉक की प्रक्रिया भी स्थानीय स्तर पर जो हालात हैं उसके आधार पर तय की जाएगी। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार ने अनलॉक के दौरान भी लोगों के लिए कुछ नियम का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। यानी अनलॉक होने के बाद भी
राजनीतिक रैलियों, सभाओं और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। शादियों में तयशुदा संख्या में लोग शामिल होंगे। शादी में आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। बाजार खुलने पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। भीड़ इकट्ठी न हो पाए, इसके लिए धारा 144 लगी रहेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने अभी ये तय किया है कि सूबे में कोविड केयर सेंटर्स बंद नहीं किए जाएंगे। राज्य में हर दिन 75,000 टेस्ट किए जाएंगे। इतना ही नहीं, राज्य में किल कोरोना अभियान जारी रहेगा। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत जब हमारा अमला आपके गांव पहुंचे तो उसके साथ जरूर जाइए, ताकि सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी का कोई भी प्रकरण गांव में मिले तो हम तत्काल दवाई दे सकें, उसका सैंपल ले सकें, टेस्ट कर सकें। समय पर पता लगना ही संक्रमण को रोकने का प्रभावी उपाय है। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने की जंग में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कड़ाई से तमाम गाइडलाइंस का पालन किया। सीएम शिवराज सिंह की सुबह की शुरुआत योग और ध्यान से होती है, तो इसके बाद अफसरों से फोन पर जन भागीदारी अभियान का फीडबैक भी लेते हैं। सूबे की जनता को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बैठकों में निश्चित दूरी पर बैठते हैं और मुंह पर मास्क लगाते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जिस गाड़ी में सफर करते हैं उसमें सिर्फ 3 लोग रहते हैं, मुख्यमंत्री, उनका ड्राइवर और शैडो पीएसओ। सीएम की कार के बीच का हिस्सा प्लास्टिक से कवर रहता है ताकि बातचीत के दौरान आगे बैठे ड्राइवर, पीएसओ और मुख्यमंत्री के बीच दूरी बनी रहे। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह के साफ निर्देश हैं कि राज्य में उनके किसी दौरे के दौरान उन्हें रिसीव करने के लिए कोई कार्यकर्ता, नेता या अफसर नहीं आएगा। यकीनन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूबे की जनता के लिए एक मिसाल कायम की है। कोरोना काल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता भी दिखाई दी। मध्य प्रदेश सरकार ने वायरस की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए एक नहीं बल्कि कई बाल कल्याण योजनाओं की शुरुआत की। राज्य सरकार ने सूबे में 300 ऐसे बच्चों की पहचान कर उनकी मदद भी करना शुरू कर दिया है। इस योजना के मुताबिक राज्य सरकार ऐसे बच्चों के लिए फॉस्टर केयर और स्पॉन्सरशिप शुरू करेगी। इन बच्चों के 21 साल के होने तक राज्य सरकार उन्हें हर महीने 5,000 रुपए बतौर सहायता राशि देगी। 173 बच्चों को ये सहायता राशि दी भी जा चुकी है। इसके अलावा इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और फ्री राशन दिया जाएगा। हो सके तो पैदल जरूर घूमें, व्यायाम जरूर करें। इम्यूनिटी बढ़ाने का, अपने आप को निरोग रखने का योग तरीका है। इसलिए योगाभ्यास ये शारीरिक के साथ साथ मानसिक बल भी प्रदान करता है। और प्राणायाम कृपया करके जरूर करें। यकीनन राज्य सरकार के उठाए इन कदमों की वजह से मध्य प्रदेश में कोरोना पर काबू पा लिया गया है। लेकिन राज्य सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए भी एहतियातन एक रोड मैप तैयार कर चुकी है। राज्य सरकार के मुताबिक भविष्य की इस रणनीति में भी जन भागीदारी मॉडल का अहम योगदान रहेगा। भारत के मुस्तैद सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में आतंक की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। शनिवार को श्रीनगर के छानपोरा इलाके में तलाशी के दौरान सुरक्षा बल को एक आईडी बरामद हुई, जिसे बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर निष्क्रिय कर दिया और इसी के साथ आतंकवादियों की खतरनाक मंसूबों पर पानी फिर गया। इससे अलग राजौरी जिले में सरहद पार से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियारों की एक खेप भी सुरक्षा बल की मुस्तैदी से पकड़ ली गई। जम्मू कश्मीर से सामने आई इन 2 घटनाओं से एक बात जरूर साफ हो जाती है कि सरहद पार बैठे आतंकियों के आकाओं के मंसूबे फिर खतरनाक होने लगे हैं। आतंक की बड़ी साजिश नाकाम। कश्मीर को दहलाने की थी साजिश। सुरक्षा बल ने आईईडी नाकाम की।
सेना की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। ये धमाका, ये गुबार उस भयानक साजिश का भी हिस्सा हो सकता था जिसका आतंकियों ने जाल बिछाया था। यहां चौकन्ने खड़े भारतीय सुरक्षा बल के जाबाज जवान आतंकियों के मंसूबों को मटियामेट करने के बाद राहत की सांस ले रहे हैं। ये तस्वीरें शनिवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सामने आई, जहां हर कदम पर मुस्तैद सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों की एक बड़ी और खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया। ये इन तस्वीरों की गवाही है कि कैसे आतंक की बड़ी साजिश को भारतीय सुरक्षा बल ने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही उसे नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शनिवार को छानपोरा पुलिस चौकी के पास पुलिस और सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध वस्तु बरामद हुई। मौके की नजाकत को देखते हुए सुरक्षा बल ने सबसे पहले वहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को रोक दिया और फिर बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया और उसके बाद कैमरे में कैद हुआ ये धमाका। असल में यह धमाका उस आईईडी को निष्क्रिय करने का था जिसे यहां बरामद करके सुरक्षा बल ने एक बड़ी आतंकी वारदात को टाल दिया। श्रीनगर में जो ये आईईडी की घटना है, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान अभी भी किसी भी सूरत हाल में टेररिस्ट नेशन का जो उसका खिताब है वो छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा। इतनी बात करने के बाद, डीजीएमओ की श्रृंखला की बातचीत होने के बाद भी इस साल घुसपैठ तो हुआ है, उसमें कमी ज़रूर आई है क्योंकि हमारी सेना ज़्यादा सचेत है और जो बाउंड्री फेंसिंग है वो काफ़ी साझा है। सुरक्षा बल की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो से उस आईईडी की ताकत का अंदाजा भी मिल जाता है जिसे भारत के मुस्तैद सुरक्षा बल ने वक्त रहते पहचान लिया और निष्क्रिय कर दिया। जाहिर है श्रीनगर के पास छानपोरा में जिस आईईडी को निष्क्रिय किया गया वो किसी भी लिहाज से मामूली नहीं था। जिस तरह से ब्लास्ट करके उस आईईडी को निष्क्रिय किया गया उससे एक बात तो साफ हो गई है कि घाटी में चंद बचे आतंकी अपना सर फिर से उठाने की हिमाकत कर रहे हैं। जो आईईडी बरामद हुई थी उससे सुरक्षा बलों को इस बात का अंदाजा लग गया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका एक बार फिर से घाटी को दहलाने की गहरी साजिश रच रहे हैं। ये ताकतवर विस्फोट और धमाके के बाद उठता ये गुबार इस बात का अंदाजा देने के लिए काफी है कि पिछले कई महीनों से शांत पड़ी जम्मू कश्मीर की फिजा में एक बार फिर आतंकियों के मंसूबे सांस लेने लगे हैं। पाकिस्तान अपने टेररिस्ट गतिविधियों से बाज नहीं आने वाला और ये घटना भी उसी को उजागर करती है कि पाकिस्तान ट्राई करेगा कि किसी न किसी तरह किसी भी सूरत हाल में कश्मीर में अमन ना आए। कश्मीर की जो जनता है वो खप चुकी है पाकिस्तान की नीतियों से। पिछले एक दशक से आपने देखा है कि किस तरह से जनता रिपोर्ट देती है सुरक्षा बलों को कि कहाँ पे घुसपैठिए या टेररिस्ट छुपे हुए हैं और किस तरह से हमने उनका खात्मा किया है पिछले कुछ सालों में और ख़ासतौर पर पिछले 3-4 साल में। तो काफ़ी प्रोएक्टिव स्टांस में फ़ौज ने कार्रवाई की है। एक तरफ श्रीनगर के इलाके में खतरनाक और ताकतवर आईईडी का मिलना और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों खास तौर पर राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके से हथियारों की बरामदगी इस बात का साफ संकेत दे देती है कि जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंक के आकाओं ने गहरी साजिशों का ताना बाना बुना है। सुरक्षा बल ने राजौरी के थानावाल इलाके में हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की है। सूत्रों के मुताबिक बरामद हथियार ड्रोन के जरिए इस इलाके में पहुंचाए गए थे जिन्हें जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर और जैश के आतंकियों तक पहुंचाया जाना था। ड्रोन के जरिए जिन हथियारों को आतंकवादियों तक पहुंचाने का प्लान था उनमें सुरक्षा बल ने AK-47 राइफल और उसकी मैगजीन, 4 पिस्तौल और भारी तादाद में गोला बारूद और राइफल की गोलियां बरामद की गई हैं।
एक तरफ जहां पाकिस्तान ये दिखावा कर रहा है कि वो भारत से अपने संबंध जो है ठीक करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये जो दिखावा है एक्सपोज होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये हथियारों की खेप भारत में भेजी जा रही थी। जम्मू कश्मीर में कत्ल गारत का जो सिलसिला पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा चलाया जा रहा है, उसे चालू रखने के लिए ये हथियार जो है पाकिस्तान की तरफ से कल शाम लेट ड्रोन के द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए थाना मंडी इलाके में गिराए गए। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का एक जॉइंट ऑपरेशन था, जिसके बाद ये हथियार जो है बरामद किए गए। 4 रिवॉल्वर हैं, एक AK-47 राइफल है, 4 रिवॉल्वर्स के साथ 8 मैगजीन्स हैं और काफी गोलियां भी साथ में हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो है जम्मू कश्मीर में लोगों की असैसिनेशन के प्लान बनाए हुए हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब दक्षिण कश्मीर के इलाके में एक कश्मीरी पंडित और बीजेपी के नेता राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लिहाजा हथियारों की ये बरामदगी जाहिर करती है कि जम्मू कश्मीर के इलाके में सक्रिय आतंकी किस तरह की साजिशों को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो घटना है वो इस बात को भी दर्शाती है कि पाकिस्तान अभी भी घुसपैठियों को पनाह दे रहा है। पाकिस्तान अभी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करवाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए काफ़ी साजो सामान और पैसे खपत रहा है कि कश्मीर में किसी तरह अमन और शांति का वातावरण जो कि बना हुआ है वो टूटे और जो भारत देश है उसको फिर वो दिखा सके विश्व के सामने कि यहाँ पर कुछ हलचल और कुछ घटनाएं हो रही हैं जो कि हमारे इमेज के विपरीत हैं। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया के सामने इस बात का ढोल पीटने की फिराक में लगे हुए हैं कि वो भारत के साथ अमन की बात करना चाहते हैं और उसके लिए वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना लगातार सरहद पर सीज फायर को तोड़कर हिंदुस्तान की हद में आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में नजर आ रही है, जबकि उसकी खुफिया एजेंसी ISI आतंकी संगठनों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के अमन चैन का खात्मा करने का प्लान बना रही है। और सूत्रों के मुताबिक जम्मू के राजौरी इलाके में हथियारों की बरामदगी और फिर श्रीनगर में बरामद किया गया IED इस बात की गवाही दे देता है कि पाकिस्तान के मंसूबे किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। कोरोना महामारी ने देश के लाखों लोगों को अपनों से दूर कर दिया। शमशान और कब्रिस्तान की भयानक तस्वीरें भी हम सबने देखी। ये सच है कि अब वो दौर गुजर चुका है, लेकिन उस तबाही के निशान आज भी डरा रहे हैं। शमशानों में आज भी सैकड़ों लोगों की अस्थियां मौजूद हैं, जिन्हें लेने वाला कोई नहीं आया या शायद परिवार में कोई बचा ही नहीं। मतलब ये कि वो अस्थियां आज भी अंतिम संस्कार पूरा होने का इंतजार कर रही हैं। हालांकि कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो अब ये जिम्मेदारी उठा रही हैं। कोरोना का कारवां गुजरता रहा और ये मुल्क बस गुबार देखता रह गया। किसी के हाथ में कुछ नहीं था। हर तरफ मायूसी, आंसू और शमशान की चिताओं से उठती लपटें। कोरोना का वो तूफान शायद गुजर चुका है, लेकिन उसके बाद की खामोशी आज भी कब्रिस्तानों में, शमशानों में दिखाई देती है। और उन्हीं निशानों को देखने न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिल्ली के निगमबोध घाट पहुंची थी। बाहर जो लिखा था वो कल तक सच लगता था, आज अधूरा सा लगता है। वो इसलिए क्योंकि शमशान में आज भी सैकड़ों अस्थियां हैं जो किसी अपने का इंतजार कर रही हैं, जिन्हें प्रवाहित करने वाला या तो कोई आया ही नहीं या कोई बचा ही नहीं।
अपने चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें जो हैं वो बाकी रह जाती हैं। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये अस्थि गृह है, मतलब शमशान में जिन लोगों को शवदाह कर दिया जाता है, जिन लोगों का उनकी अस्थियां लेने वाला कोई नहीं होता, तो उनको यहाँ पर ला के रख दिया जाता है। और कोरोना से पहले ये पूरा अस्थि गृह जो है वो करीबन खाली ही रहा करता था, लेकिन कोरोना के बाद हालात बदल गए। कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पर एक दो नहीं, कई सारी मौतें हुई, कोई नहीं बचा जो आकर इन अस्थियों को ले जा सके। और उसके बाद से ये अस्थियां इंतज़ार कर रही हैं कि कोई आए और आकर इनको ले जाके प्रवाहित करे। आमतौर पर अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को लॉकर में रख दिया जाता है। परिवार के सदस्य आते हैं, लॉकर रूम से अस्थियों को ले जाते हैं और अंतिम संस्कार की पूरी रस्म करते हैं। लेकिन कोरोना काल में तमाम अस्थियां हैं जिन्हें लेने वाला कोई नहीं आया। लंबे इंतजार के बाद तमाम अस्थियों को तो खुद शमशान प्रबंधन ने ही पूरे रीति रिवाज के साथ प्रवाहित कराया। सबसे बड़ा तो लॉकडाउन था। सबसे बड़ा रीजन अगर हम कहें तो हरिद्वार गणगंगा जाने का रास्ता ही नहीं थे। नंबर दूसरा रीजन मैंने बताया कि बाल परिवार में 2 डेथ हो गई, 4 हो गई, उनको संभालने वाला नहीं था। लिमिटेड बेड में जब लोग मना कर देते हैं या बिल्कुल हम देख लेते हैं कि ये नहीं आएगा, तो हर महीने हमारे यहाँ से एक एम्प्लॉई जाता है गाड़ी लेके, विधि विधान से हरिद्वार में या गणगंगा पे उसको प्रवाहित कर देता है। घाट पर ही हमें हाथों में थैलियां लेकर जाते कुछ लोग दिखे। पूछा तो पता चला एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हैं और इन थैलियों में वो अस्थियां हैं जो आज भी प्रवाहित नहीं हो पाई हैं। और एनजीओ के सदस्य पूरे विधि विधान के साथ इस काम में जुटे हैं। अंदर आए तो एक बड़े से हॉल में ऐसी सैकड़ों थैलियां मौजूद थीं। बताया गया कि एक थैली में एक शख्स की अस्थियां नहीं है, बल्कि हर थैली में दर्जनों अस्थियों को रखा गया है। यानी कोरोना का वो तूफान कितना जानलेवा था, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। मुझे बताइए सर, आप ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली भर के घाटों से जमा हुए हैं, तो इसमें ये कितना है, कितने लोगों की? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो बैग्स आप देख रहे हैं, इसमें 60 किलो, 80 किलो और 100 किलो वाले बैग्स हैं, जिसके अंदर आटा, सूजी वगैरह जो लोग आते हैं वो आते हैं। हमने उन बैग्स को लिया टॉप प्रायोरिटी के अंदर, और एक बैग्स के अंदर जो 100 किलो का बैग है उसके अंदर करीब 35 के लोगों की अस्थियां आ जाती हैं। कितने? 35 लोगों की अस्थियां एक मतलब में आ जाती हैं। एक बैग के अंदर 35 आदमी की अस्थियां हैं। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए कितने बैग्स हैं यहाँ पर? ये 170 के लगभग हमारे बैग्स। 170 बैग्स हैं। एक बैग में 35 लोगों की अस्थियां हैं और 170 बैग्स हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस छोटे से प्लेटफॉर्म में जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें सैकड़ों लोग मौजूद हैं, जिनके भाई, जिनके माँ, जिनके बाप, जिनको आप मतलब लोग आए लेकिन उनका क्रिमेशन नहीं किया, किसी डर से, किसी खौफ से, जो भी चीज़ थी वो सब यहाँ पर मौजूद है और उसकी जिम्मेदारी ली है यहाँ तक पहुँचाने की। अब ये देखिए इसके अंदर ये सिर्फ अस्थियां क्योंकि कोरोना के अंदर राख वाली नहीं आती। अच्छा। तो हमने इसको सिर्फ सीएनजी के जहाँ से या इलेक्ट्रिक वालों से जहाँ से हुआ, हमने इसको इलेक्ट्रिक वालों से लेकर के और उनको विधिवत उसी तरीके से हम लोग लेके आए। मैं अपनी टीम के जो हमारे सदस्य हैं इनका हौसला अफजाई करना ये सब लोग हैं। ये देखिए आप सोचिए, जब अपनी जान की फिक्र हो, लोग अपनों को छोड़ जाते हैं, अपने माँ बाप को, भाइयों को, बहनों को छोड़ के चले जाते हो, उस वक्त में इन लोगों ने खड़े होकर उनका दाह संस्कार करवाया, उन लोगों ने उनकी अस्थियों को इकट्ठा किया और अब यही लोग उनको ले जाके विसर्जित करेंगे गंगा के अंदर। कहना मुश्किल है कि इन अस्थियों को लावारिस कहना ठीक है या नहीं, क्योंकि वजह लॉकडाउन भी हो सकता है, बीमारी का डर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि परिवार में अस्थियों को प्रवाहित करने वाला कोई बचा ही ना हो। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब दुआ करनी होगी कि देश में ऐसी तस्वीरें फिर कभी ना दिखाई दें। और अब आपको जेल से निकले नेताजी का एक जुलूस दिखाते हैं जिसने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा दी। तस्वीर सामने आई है इटावा के उरैया इलाके से, जहां समाजवादी युवजन सभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के खूटर काफिले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और असल में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उरैया से जिला बदर धर्मेंद्र यादव जब इटावा जेल से रिहा हुए तो जुलूस की शक्ल में इटावा से उरैया तक उनका काफिला चला। उस काफिले में सैकड़ों गाड़ियां थीं, बेहिसाब भीड़ और सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल शामिल थीं। इस वीडियो के वायरल होते ही अब इटावा का जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालकर धर्मेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है।
सरेआम उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। जेल से छूटे नेता के लिए निकला जुलूस। शक्ति प्रदर्शन का वीडियो वायरल। ये भीड़, गाड़ियों का काफिला और कोरोना महामारी के दौर में खुलेआम उड़ाई जाती नियमों की धज्जियां। ये तस्वीरें इटावा से सामने आई हैं, जहां जेल से छूटे जिला पंचायत के सदस्य धर्मेंद्र यादव का भीड़ ने इस तरीके से स्वागत किया है। इन तस्वीरों को देखकर कौन यकीन करेगा कि इस वक्त कोरोना महामारी का खौफ चारों तरफ है, बल्कि उसके उलट यहां तो हैसियत और रसूख की दहशत का आलम बिखरा दिखाई दे रहा है। जी हां, धर्मेंद्र यादव को शनिवार को जब इटावा की जिला जेल से रिहा किया गया तो उनके समर्थकों ने कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत किया मानो वो किसी राजा की सवारी निकाल रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये धर्मेंद्र यादव कौन है, जिनकी शान में ये भीड़ पलक पावड़े बिछाकर इस तरह उनका स्वागत करने पहुंच गई। उनकी शान में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला कदम ताल करता दिखाई देने लगा। दरअसल धर्मेंद्र यादव सफेई से जिला पंचायत के सदस्य थे, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ कई संगीन मामलों में उन्हें जेल भेजने के अलावा जिला बदर भी घोषित किया गया था। लेकिन ये उनकी बस एक पहचान है। इस इलाके में धर्मेंद्र यादव की पहचान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद नजदीकी नेताओं में शुमार किया जाता है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की फेसबुक प्रोफाइल पर भी धर्मेंद्र यादव नजर आते हैं। उनकी एक पहचान ये भी है कि वो पहले प्रधान भी रह चुके हैं और प्रधान के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हुए थे। इन तस्वीरों से हटकर यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि इटावा के जिलाधिकारी ने ये साफ कर दिया था, धर्मेंद्र यादव को अगर पुलिस जिले में पाती है तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कानून की फाइलों में बेशक धर्मेंद्र यादव के खिलाफ कैसी भी इबारत लिखी हो, लेकिन यहाँ दिख रही तस्वीर कानून की लिखी 1000 इबारतों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है।